मैं तुषार गर्ग अपने YouTube चैनल गर्ग क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की थर्ड वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। बताइए इसमें से कौन सा इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में या नेशनल इनकम के अंदर काउंट होगा या नहीं होगा विद रीजन। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। या फिर एक ऐसा क्वेश्चन कि इसमें से इंडिया का कौन सा नॉर्मल रेसिडेंट है, कौन नहीं है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले आज का टॉपिक डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या होता है डोमेस्टिक टेरिटरी? सिंपल भाषा में एग्जाम में आपको डिफाइन करने के लिए नहीं आएगा डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, आपको बस ये समझना है कि डोमेस्टिक टेरिटरी का किसी भी देश की जो पॉलिटिकल टेरिटरीज होती हैं, यहां पर एक देश की जो पॉलिटिकल पावर्स हैं वो चल पाए, वो क्या है, वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी है। लेकिन इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इस डोमेस्टिक टेरिटरी को इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहा गया। क्या कहा गया है? इकोनॉमिक टेरिटरी भी कह दिया गया है। अब भैया ये इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है? इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर यहां पर ऐसी कुछ चीज जो अपने देश में तो है वो तो डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होंगी, लेकिन उसके अलावा कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो भले ही हमारे देश के अंदर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको अपने देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं कि कौन कौन सी चीजें हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड होंगी और कौन कौन सी चीजें डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड नहीं होंगी। तो आइए जानते हैं। इट इंक्लूड्स, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या चीजें आपकी इंक्लूड होती हैं। सबसे पहला, कोई भी शिप या एयरक्राफ्ट, कोई भी हवाई जहाज या एरोप्लेन ऑपरेट हो रहा है। मान के चलिए कोई एक एरोप्लेन इंडिया से सिंगापुर जा रहा है, तो लेकिन सब सुनना क्या बोल रहा हूं, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिया, लेकिन वो ऑपरेट कौन कर रहा है, उसको इंडिया ऑपरेट करना चाहिए। कोई भी शिप हो, कोई भी एयरक्राफ्ट हो, मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर वन जस्ट लाइक a aeroplane running from इंडिया टू चाइना। एक एरोप्लेन इंडिया से चाइना गया है, लेकिन ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिया। भले वो चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी में चला गया, तो ये नहीं कि चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी में चला गया तो चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो जाएगा। जो देश उसको ऑपरेट कर रहा है, जैसे कि इस कंडीशन में इंडिया उसका मालिक है एरोप्लेन का, और इंडिया ही उसको क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। जैसे कि एयर इंडिया की फ्लाइट्स इंडिया से अमेरिका, कनाडा, अलग अलग जगह जाती हैं, तो ये नहीं उस देश में जाएंगी तो उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो जाएंगी, वो अपने ही इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएंगी। पहला पार्ट ये हो गया। आइए दूसरा पार्ट जानते हैं, और कौन सी चीज इसके अंदर इंक्लूड होगी। कुछ याद है आप लोगों को? कोई भी फिशिंग वेसल हो गया, कोई भी आपका फिशिंग वेसल हो गया, कोई भी ऑयल या नेचुरल गैस पाइपरिंग्स हो गई, ठीक है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म हो गए। क्या हो गए? फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म रनिंग इन इंटरनेशनल वाटर। इंटरनेशनल वाटर्स में कोई भी शिपिंग वेसल, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स या फिशिंग वेसल्स वगैरह मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो इंडिया के हैं, इंडिया के द्वारा ऑपरेट किए जा रहे हैं, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएंगे, भले वो इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर क्यों ना हो, उससे कोई भी लेना देना आपको नहीं है। इंटरनेशनल वाटर का मतलब होता है जो हमारे ओशियन है, समुद्र हैं भाई, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन अकेले इंडिया का थोड़ा ना है, वो और देशों का भी है। तो इस वजह से इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर अगर कोई भी फिशिंग वेसल या कोई ऑयल या नेचुरल गैस पाइपरिंग्स फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं,
लेकिन उनको ऑपरेट करने वाला इंडिया है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएंगे। वही बात क्लियर? और देखते हैं क्या क्या चीज इंक्लूड है। कोई भी एम्बेसीज, कोई भी कॉन्सुलेट्स या कोई भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया लोकेटेड कहां पर? अब्रॉड। अगर कोई भी इंडिया की एम्बेसीज हैं, कोई भी इंडिया के कॉन्सुलेट्स हैं, कॉन्सुलेट कुछ नहीं है, एम्बेसीज से छोटी इकाई होती है, यूनिट होती है, बोलते हैं कॉन्सुलेट्स। ये भी विदेशों में होती है। एम्बेसीज हो गई, कोई भी कॉन्सुलेट्स हो गए, कोई भी मिलिट्री इंस्टीट्यूशन हो गए, कहां के? इंडिया के। कहां पर है? अब्रॉड में, विदेशों में है। इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएंगे। कहां की डोमेस्टिक कहलाएंगे? इंडिया। जैसे कि इंडिया की एम्बेसी अगर जापान में है तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। आ रही है बात समझ में? ये तो हो गए इंक्लूड वाले। अब कुछ चीज इसमें ऐसी आती हैं जो इंक्लूड नहीं होती। नॉट इंक्लूड, क्या क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूड नहीं की जाएंगी? सबसे पहले, कोई भी अगर आपका एम्बेसीज या कॉन्सुलेट्स या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, कहां का? फॉरेन कंट्री का। कोई भी एम्बेसीज, कोई भी कॉन्सुलेट्स, कोई भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अब्रॉड लोकेटेड इन इंडिया। मान के चलिए जापान की, कनाडा की कोई एम्बेसी, पाकिस्तान की एम्बेसी भारत में है, तो भारत में है तो है भले भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, लेकिन उसको भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, जैसे कि लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, आईएमएफ, इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं, इनकी जो ऑफिसेस लोकेटेड इन इंडिया, इंडिया के अंदर लोकेटेड हैं, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट नहीं कहलाएंगे। जिस देश से, जिस कंट्री से ये संस्थाएं बिलोंग करती हैं, उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट ये होती हैं, याद रखिएगा। जैसे कि डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्विट्जरलैंड जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये स्विट्जरलैंड की कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा, भले इसका ऑफिस भारत में हो, लेकिन भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में इसको काउंट नहीं किया जाए। समझ में आ गई बात? दो एक्सेप्शन थे जो इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से पूछ लेते हैं आपसे एक बार, जिससे कि एक क्विक रिवीजन हो जाए। बताइएगा आप लोग, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस भारत में है, क्या भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? भैया है। तुमने बुद्धि चला रहे होते इतनी? मैंने क्या इस एक्सेप्शन के अंदर इंक्लूड में और नॉट इंक्लूड में किसी कंपनी का नाम लिया था क्या? नहीं। अरे भाई, इन चीजों को छोड़कर कोई और भी चीज जो भारत के अंदर है, जैसे कोई बैंक हो फॉरेन कंपनी की, कोई फॉरेन कंपनी हो भारत में है, तो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। कहां टेरिटरी का पार्ट है? भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट वो कहलाएगी। सिंपल भाषा में बात ही खत्म हो गई। आइए, ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, फॉरेन बैंक की ब्रांच, विदेशी बैंक की ब्रांच भारत में है, क्या भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है या नहीं है? अरे है भाई, फिर कोई वाली बात आ गई ना कर रहे तुम लोग। भाई मैंने बैंक का कोई एक्सेप्शन होना बोला था। अब सुनना एक और क्वेश्चन,
रशियन एम्बेसी इन इंडिया, रशिया की एम्बेसी भारत में है, क्या वो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? नहीं है, वो लिखवाया था मैंने अभी अभी यहां पर। कोई भी फॉरेन एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट कहां के? अब्रॉड के। कहां लोकेटेड है? भारत में। तो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होंगे। जिस देश से बिलोंग करते हैं, ये एम्बेसी कहां की थी? रशिया की। तो रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी पार्ट नहीं होगा। और देखिए, एन इंडियन कंपनी इन लंदन, भारत की एक कंपनी लंदन में है। नहीं होगी भाई, लंदन में है, लंदन में है। भारत में कहां है? भारत में होनी चाहिए ना वो। बात क्यों नहीं समझ रहे? बात समझे। और आइए, ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहां की है? भारत की है, लेकिन ब्रांच कहां है? चाइना में। तो भैया चाइना में, तो चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी में है, भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में पार्ट है, वो नहीं कहलाएगी। टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका। टाटा कहां की है कंपनी? भारत की। उसकी एक बिल्डिंग कहां पर है? न्यूयॉर्क में। कहां पर है? न्यूयॉर्क में। उसने उसको किराए पर दे दिया है गूगल कंपनी को। तो क्या भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? नहीं है। बिल्डिंग कहां है? न्यूयॉर्क में। तो ये न्यूयॉर्क की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, वो सिंपल सी बात है, खत्म हो गई बात। तो ये तो आपका टॉपिक खत्म हुआ, कौन सा? डोमेस्टिक टेरिटरी का। किसको? हिंदी में मुझे आइडिया नहीं है। नहीं, हाँ हाँ, ये क्वेश्चन हिंदी आएगी। अब आइए नॉर्मल रेसिडेंट पर। किस पर आइए? नॉर्मल रेसिडेंट। क्या होता है नॉर्मल रेसिडेंट भाई? देखिए, नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब होता है, नॉर्मल रेसिडेंट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल। नॉर्मल रेसिडेंट कोई भी एक इंडिविजुअल हो सकता है, या कोई भी एक इंस्टीट्यूशन या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन भी एक नॉर्मल रेसिडेंट किसी देश की हो सकती है। लेकिन कब? जब कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी इंस्टीट्यूशन उस देश में मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा उस देश के अंदर रहना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है, किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को अगर उस देश का नॉर्मल रेसिडेंट बनना है, मतलब नागरिक बनना है, नॉर्मल सिटीजन बनना है, तो नॉर्मल सिटीजन बनने के लिए पहला काम तो उसको उस देश के अंदर 1 साल से ज्यादा समय के लिए रहना पड़े। दूसरी बात, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस देश के अंदर लाइज करना चाहिए। अब ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है भैया? इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है कि उसी देश में कमा रहा है, उसी देश में खा रहा है, उसी देश में सारे काम उसके हो रहे हैं, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ये नहीं हो कि दोनों में से कोई एक चीज हो, दोनों ही होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? दोनों ही होना कंपलसरी है, तब तुम जाके उस देश के नॉर्मल रेसिडेंट कहलाओगे। आइए देखते हैं इसमें क्या एक्सेप्शंस है नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर। कौन कौन से लोग नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे? नॉट इंक्लूड इन नॉर्मल रेसिडेंट। कौन कौन से लोग नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे? सबसे पहले, कोई भी फॉरेन टूरिस्ट या कोई भी फॉरेन विजिटर, कोई भी फॉरेन टूरिस्ट या विजिटर, ठीक है, या भी कोई स्टूडेंट या कोई भी पेशेंट जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भारत में आया हुआ है। ये सब लोग भारत में आए हुए हैं फॉरेन टूरिस्ट करने के लिए, विजिटर्स आए हुए घूमने के लिए, स्टूडेंट आया, कोई पेशेंट आया, भारत में आया हुआ है, भले वो 1 साल से ज्यादा समय के लिए क्यों ना रुक जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको भारत का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहा जा सकता। ठीक है, वो बात अलग है, वो अलग चीज है, उसको भूल जाए, वो एग्जाम में नहीं आएगी आपके। ठीक है, नेक्स्ट, फॉरेन स्टाफ
ऑफ एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, नॉट इंक्लूड इन नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझे बात को? क्या है भाई, कोई भी फॉरेन स्टाफ मतलब विदेशी कोई स्टाफ कहां पर काम कर रहा है, एम्बेसीज में काम कर रहा है, कॉन्सुलेट्स में काम कर रहा है, या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहा है, कहां पर, भारत में। मान के चलिए रशिया की कोई एम्बेसी, क्या चीज, कॉन्सुलेट एक तरीके से एम्बेसीज के ही पार्ट होता है। कॉन्सुलेट छोटी होती है, एम्बेसीज बड़ी होती हैं। हुआ क्या, मान के चलिए रशिया की कोई एम्बेसी भारत में है, ठीक है, लेकिन उसमें काम करने वाला कोई रशियन ही पर्सन है और भारत में रह रहा है वो काम करने के लिए, तो क्या वो भारत का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। कोई भी फॉरेन स्टाफ जो कि किसी भी एम्बेसीज में, कोई भी कॉन्सुलेट्स में, कोई भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में जो भारत में सिचुएटेड है उसमें काम कर रहा है और कहाँ का है, विदेश का, तो वो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं, सॉरी नॉर्मल रेसिडेंट वो नहीं कहलाएगा। क्या नहीं कहलाएगा वो? नॉर्मल रेसिडेंट। एम्प्लॉय ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, IMF, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी अंतरराष्ट्रीय संस्था, उसमें अगर मान के चलिए अंतरराष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WHO, IMF भारत में है, इनका ऑफिस भारत में है, इनमें काम करने वाला कोई पर्सन कनाडा का है, कहाँ का है, कनाडा का, और भारत में काम कर रहा है इन्हीं ऑफिस में रहके, तो क्या वो भारत की नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट होगा? नहीं होगा। शर्त क्या है, अगर उसको काम करते हुए 1 साल से ज्यादा समय हो गया हो तो, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर उस पर्सन को काम करते हुए 1 साल से ज्यादा समय हो गया हो तो वो भारत का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। लेकिन अगर 1 साल से कम समय हुआ है तो वो नॉट इंक्लूड इन दी नॉर्मल। ये एक्सेप्शन है WHO, IMF का। कोई विदेशी नागरिक इन्हीं संस्थाओं में काम कर रहा है, जैसे कि कोई कैनेडियन पर्सन है जो WHO में काम कर रहा है, उसका ऑफिस भारत में है, ठीक है, उसे काम करते हुए 1 साल से कम समय हुआ है तो वो भारत का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर उसी पर्सन को 1 साल से ज्यादा समय हो गया है तो वो भारत का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। लेकिन इसमें एम्बेसीज में, कंसुलेट्स में और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में कितने भी साल हो जाएं, 5, 10, 6 साल हो जाएं, कोई मतलब नहीं है, वो भारत का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएगा। अब एक चीज और, अगर मान के चलिए मैं ये बोलता इन्हीं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे कि WHO का दिल्ली में है, ठीक है, उसमें साफ सफाई करने के लिए दिल्ली का कोई लोकल आदमी काम करने जाता है, ठीक है, तो क्या वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। भारत का नागरिक है, भारत में काम कर रहा है, सिंपल सी बात है, क्या कहलाएगा वो? नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। और कौन कौन से लोग होंगे? क्रू मेंबर्स, ऑफ फॉरेन वेसल्स, अरे समुद्री जो जहाज होते हैं, समुद्री जहाज होते हैं, शिप वगैरह में जो क्रू मेंबर होते हैं, या कमर्शियल ट्रेवलर्स। कमर्शियल ट्रेवलर मतलब जो किसी ना किसी काम से भारत में आते जाते रहते हैं। मान के चलिए मैंने जापान से कोई मशीन खरीदी जूते बनाने की, उसका टेक्नीशियन काम सिखाने के लिए जापान से 10-12 वर्कर्स आए 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए ट्रेनिंग देने के लिए भारत में, तो वो सब लोग इसमें आ जाएंगे। क्रू मेंबर्स हो गया, और तुम्हारा ये कमर्शियल ट्रेवलर्स हो गए, सीजनल वर्कर्स वगैरह हो गए, तो ये भी नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। और क्या चीज इंक्लूड नहीं की जाएगी भाई? कोई भी बॉर्डर वर्कर। क्या चीज? कोई भी बॉर्डर वर्कर। बॉर्डर वर्कर कैसे भाई? जैसे कि आप देखते हैं बाघा बॉर्डर जो हमारा पंजाब में है, इंडिया और पाकिस्तान का। अब जैसे कि इंडिया का कोई मिलिट्री पर्सन है,
ठीक है। अब वो किसी ना किसी काम के लिए पाकिस्तान उसका अप डाउन होता रहता है, ठीक है। गेट ओपन किया, वो चला गया पाकिस्तान कुछ ऑफिशियल काम से, भाई गेट ओपन होता है रोज, वो कुछ ना कुछ काम के लिए वहां चला गया होगा। या जॉब कहाँ की है, भारत में, लेकिन सर्विस कहाँ दे रहा है, पाकिस्तान में दे रहा है, तो वो कहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट है, इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट। भाई वर्दी तो भारतीय पहन रखी उसने, होशियार आदमी, ठीक है, काम तो बादली कर रहा है, ठीक है, भले वो बॉर्डर से मूव कर रहा है बार बार, उससे मतलब नहीं है। जिस देश के लिए वो काम कर रहा है, जिस देश के लिए जॉब कर रहा है, उस देश का नॉर्मल रेसिडेंट वो कहलाएगा। इसी प्रकार ये नॉर्मल रेसिडेंट वाला टॉपिक भी, सीजनल वर्कर्स भाई कम समय के लिए आएंगे ना, सीजन ऑफ हो जाएगा चले जाएंगे अपने देश, इसलिए, ठीक है। वो बताना है आपको, इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। इंडियन ऑफिशियल, भारत का कोई पर्सन है, इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है। कहाँ काम कर रहा है, इंडियन एम्बेसी, कहाँ पर है वो, यूएसए में। तो क्या वो भारत का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, कहलाएगा, ऑब्वियसली बात है। जापानी टूरिस्ट स्टे इन इंडिया फॉर 2 मंथ, नहीं कहलाएगा। इंडियन गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग क्रिकेट मैच, नहीं कहलाएगा। इंडियन वर्किंग इन द यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 ईयर, नहीं कहलाएगा। भाई कोई भी भारत का नागरिक यूएनओ के ऑफिस में काम कर रहा है जो अमेरिका में लोकेटेड है और 1 साल से कम किया है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 1 साल से कम किया है तो इंक्लूड होगा भैया, होगा, नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। 1 साल से कम किया है तो इंडिया का कहलाएगा, ठीक है। इंडियन एम्प्लॉइज वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, भारत के नागरिक WHO में काम कर रहे हैं और WHO का ऑफिस भारत में ही है, इंक्लूड होगा, सिंपल सी बात है। फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर मंथ टू द सी ताजमहल, ताजमहल को देखने के लिए विदेशी टूरिस्ट भारत में आए हैं, नहीं कहलाएंगे, सिंपल सी बात है, भारत के नागरिक वो। इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर दी हज, नहीं कहलाएंगे, सिंपल सी बात है, यात्रा करने के लिए गए, घूम घाम के वापस अपने देश वतन लौटे आएंगे, ठीक है। अब डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेसिडेंट के बेस पर हमें 2 टॉपिक समझ में आने चाहिए यहां पर अब, कि डोमेस्टिक टेरिटरी और जो आपका नॉर्मल रेसिडेंट है उससे हम एक चीज निकालेंगे, क्या, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। क्या निकालेंगे, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। आइए देखते हैं डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का क्या मैटर है। डोमेस्टिक इनकम के अंदर क्या क्या चीज आएंगी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्लूड्स प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन यूनिट लोकेटेड इन द इकोनॉमिक टेरिटरी इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर कैरिड आउट बाय द रेसिडेंट और द नॉन रेसिडेंट। डोमेस्टिक इनकम के अंदर क्या मतलब है, डोमेस्टिक इनकम कब शामिल होगी, डोमेस्टिक इनकम में क्या क्या चीज आएगी, कोई भी एक्टिविटी प्रोडक्शन एक्टिविटी भली होनी कहां चाहिए, इंडिया के अंदर होनी चाहिए। डोमेस्टिक एक्टिविटी जो है, एक मिनट रुक जाओ, पर लिख लेना, सब सुनाना पड़ेगा, गलत हो जाएगा टॉपिक में तो कंफ्यूज हो जाएगा, बता रहा हूं।
चलिए भाई, आज का हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसमें। डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी, कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी कहां होनी चाहिए? देश की इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर होनी चाहिए। करने वाला रेसिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। इससे जो पैसा कमेगा वो क्या कहलाएगी? डोमेस्टिक इनकम। इससे जो इनकम जनरेट होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी। याद रखना, डोमेस्टिक इनकम में क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम के अंदर जनरेट क्या होनी चाहिए? इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर जनरेट करने वाला भारत का रेसिडेंट भी हो सकता है या नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। अब नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? नेशनल प्रोडक्ट का मतलब है कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी सिर्फ कौन करेगा? नॉर्मल रेसिडेंट करेगा। कौन करेगा? नॉर्मल करे, कहीं भी विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी करे या आउटसाइड इंडिया करे, भारत के अंदर करे या भारत के बाहर करे, उससे मतलब नहीं है। जनरेट करने वाला सिर्फ कौन होना चाहिए? भारत का नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए। तो वो इससे जो इनकम जनरेट होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी नेशनल इनकम कहलाएगी। क्या कहलाएगी आपकी? वो नेशनल इनकम। कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि आपको इसमें आइडिया और हो जाएगा। रेंट रिसीव्ड बाय अ रेसिडेंट इंडियन फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी इन सिंगापुर। बताओ, रेंट रिसीव्ड बाय अ रेसिडेंट इंडियन, इंडियन रेसिडेंट है। कौन है? इंडियन रेसिडेंट है। फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी इन सिंगापुर। प्रॉपर्टी कहां है? सिंगापुर। आइए देखते हैं। प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट है। प्रॉपर्टी कहां है? सिंगापुर, आउटसाइड इंडिया। तो जो रेंट मिल रहा है वो क्या काउंट होगा? होगा नेशनल इनकम में काउंट हो जाएगा। सैलरी टू इंडियन वर्किंग इन जापानीज एम्बेसी इन इंडिया। सैलरी टू इंडियन वर्किंग, भारत के लोग काम कर रहे हैं कहां पर? जापान की एम्बेसी कहां पर है? इंडिया में। भाई जापान की एम्बेसी भारत में है, सुन लो, जापान की एम्बेसी भारत में है, तो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट तो है नहीं। तो इसमें क्या कहा गया था? विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड इंडिया। ठीक है। अब एक बात और, हमने सुना था कि जापानीज एम्बेसी अगर भारत में है तो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट तो है नहीं। जब भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है तो डोमेस्टिक इनकम में तो काउंट होगा नहीं। तो किस में काउंट होगा? नेशनल इनकम में काउंट हुआ आपका होगा। सिंपल सी बात है। क्या चीज? वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपसे, वो क्या पूछना चाह रहा है आपसे?
चलिए बताइए, सैलरी पेड टू कोरियंस वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन कोरिया, बताओ क्या वो नेशनल इनकम में काउंट होगा इंडिया के में? नहीं होगा। होगा या नहीं होगा बताओ? सैलरी पेड टू कोरियंस, कोरियंस को सैलरी पे की जा रही है वर्किंग इन इंडिया, इंडिया में काम कर रहे हैं। कहां पर? इंडियन एम्बेसी, वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी, सॉरी वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन कोरिया। भाई सुनो मेरी बात, इंडिया की एम्बेसी कहां पर है? कोरिया में। इंडिया की एम्बेसी कोरिया में, तो कहां की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है वो? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। उसमें काम करने वाला कौन है? कोरियंस है। सैल्यूट टू कोरियंस लिखा हुआ है ना, कोरियंस काम कर रहे हैं। अब भाई एक सिंपल सी बात समझो, इकोनॉमिक टेरिटरी में तो काउंट हो नहीं रहा। प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ नॉर्मल नेशन, भाई ये नहीं आएगा वो किसी में भी, ठीक है। चलिए चलो भाई, अब जरा न्यूमेरिकल पोर्शन पे आते हैं फटाफट से, ठीक है। न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर कुछ हम एक जल्दी से चीजों को देख लेते हैं। आइए देखते हैं कि कुछ बिग्स और कुछ स्मॉल कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपसे कहा जाए कि छोटे से बड़े और बड़े से छोटे माना, ये नेशनल इनकम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेशनल इनकम को निकालने के लिए। तो भाई अगर आपको ग्रॉस से कहा जाना है नेट में, ग्रॉस बड़ा है नेट छोटा है, ग्रॉस से नेट में जाने में क्या? माइनस डेप्रीसिएशन। भाई बड़े से छोटे में जाओगे तो कोई चीज घटानी पड़ेगी ना, क्या घटाओगे? डेप्रीसिएशन। नेट से कहां जाओगे? ग्रॉस में, तो क्या ऐड करना पड़ेगा? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन को और किस नाम से जानते हैं? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। अब करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट के भी नाम से जानते हैं। अगर आपको कहा जाना है नेशनल से डोमेस्टिक, तो नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए माइनस NFIA। क्या मतलब होता है NFIA का? तुषार को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एक बात और, अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा हो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो वहां पर माइनस लगा लेना, ठीक है, याद रखना न्यूमेरिकल में उसमें। अब क्या लगाना है? डोमेस्टिक से कहां रहे हो? नेशनल। डोमेस्टिक छोटा है, नेशनल बड़ा है, छोटे से बड़े में क्या होगा? प्लस NFIA। अब एक चीज और, अगर क्वेश्चन में आपको NFIA ना गिवन हो, तो NFIA निकालने का फॉर्मूला होता है क्या? फीफा माइनस फीटा। फीफा स्टैंड फॉर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। विदेश से कितना पैसा आया, विदेश में कितना पैसा भेजा, दोनों को माइनस कर दो, क्या निकल के आ जाएगा? नेट निकल के आ जाएगा। अब मार्केट प्राइस से कहां गए हैं? फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस वो प्राइस है जिस पर तुम अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हो, इसमें टैक्स इंक्लूड है, सब्सिडीज क्या करी हुई है? माइनस। फैक्टर कॉस्ट का वो मतलब होता है जिसमें आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ है, उसे बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस बड़ी है, फैक्टर कॉस्ट छोटा है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना क्या करना पड़ेगा? माइनस NIT। फैक्टर कॉस्ट से कहां जाओगे? मार्केट प्राइस, तो क्या ऐड करोगे? प्लस NIT। NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या है?
नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, अगर क्वेश्चन में याद रखा हो तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस